पर। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैरियर वे लैब पर। फटाफट से सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाओ। काफी बच्चे दिख भी रहे हैं भाई ऑनलाइन, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी भाई। क्लास ना 2:15 से स्टार्ट होती है, मैंने कल भी बताया था ना। क्लास टाइमिंग सभी को पता होना चाहिए। क्लास का टाइम है 2:15 से 3 तक ईवीएस पेडागोजी का, एंड 3 to 4 है मैथ्स पेडागोजी का, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछ लो। क्लास ना तो लेट है ना जल्दी है। क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम है भाई, मैं बता देती हूँ क्या है। क्लास टाइम है 2:15 to 3, ठीक है। ये सभी को एक बार स्टार्टिंग में बोला था 2 to 3, पर 2:15 to 3 है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं भाग भाग कर आई हूँ, बिल्कुल टाइम पे पहुंचने के लिए मैं भाग भाग कर आई हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, शेड्यूल में 2 PM लिखा है, हम उसको 2:15 करा देंगे। देखो भाई, 2 से 3 टॉपिक्स बचे हैं ईवीएस और मैथ्स पेडागोजी के, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और जो बार बार ज्यादातर जिन कंसेप्ट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो क्वेश्चंस हम करेंगे, और आंसर देते वक्त आप लोगों का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। चलो भाई, आई थिंक सभी का डाउट क्लियर हो गया है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है करिकुलम, पाठ्यक्रम, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था? एनसीएफ 2005। हमारा एनसीएफ कौन बनाता है भाई? हमारी एनसीईआरटी। और एनसीएफ हमारा कितनी बार बना है? 4 बार, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं टॉपिक्स। टॉपिक का नाम है भाई फर्स्ट, तो नाम देखो, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मीन्स करिकुलम। करिकुलम डबल आ रहेगा इसमें। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है? करिकुलम की स्पेलिंग ठीक करो भाई। करिकुलम, ये डबल आ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, हमारे देश का करिकुलम एनसीईआरटी बनाती है, ये क्वेश्चन हो गया है। और अब तक कितनी बार करिकुलम बना है? 4 बार। पहला बना था 1975, 1988, 2000 एंड 2005, ठीक है। देखो, जो अभी करिकुलम चल रहा है एनसीएफ 2005 और 2005 वाला हम चला रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस था? इसका मतलब था क्या? ये व्यवहारवादी, इनकी अप्रोच कैसी थी? व्यवहारवादी, यानी कि बिहेवियरिस्टिक। बिहेवियरिस्टिक है थी इनकी अप्रोच। एक सेकंड रुको। व्यवहारवादी थी। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच थी इनकी, ठीक है। और इसकी क्या थी भाई? संरचनावादी। संरचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट, इसका मतलब है कि बच्चा एक्टिव होना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड actively construction of knowledge and actively construction of knowledge। बच्चे का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और बच्चे का एक तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए और बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखो, पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द से लिया का रूपांतरण है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा से अंग्रेजी में लिया गया है, ओके। करिकुलम कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। अर्थात
करिकुलम लैटिन शब्द क्यूरेर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यक्रम वह भाग है जिस पर चलते हुए बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करता है। एक बार इंग्लिश में देख लें। इट इज अ रन वे अ कोर्स विच रन्स टू टीच अ गोल। द वर्ड करिकुलम इज अ लैटिन वर्ड। कौन सी भाषा का शब्द है भाई? लैटिन भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। विच इज डिराइव फ्रॉम क्यूरेर, क्यूरेर से डिराइव हुआ है। दैट मीन a race or the course of a race. It is a run way for which runs to teach a goal. एक बार देख लेते हैं हम। देखो, करिकुलम, करिकुलम कौन सी भाषा का शब्द है भाई? करिकुलम कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका कौन से वर्ड से लिया गया है? क्यूरेर, ठीक है, क्यूरेर से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स, रेस कोर्स, दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। जैसे घोड़ा दौड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, ऐसे ही करिकुलम के द्वारा बच्चे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, उसे पूरा करके। ठीक है, ओके। क्यूरेर का मतलब होता है दौड़ का मैदान। ये इसका शाब्दिक अर्थ था। क्या अर्थ था? शाब्दिक अर्थ। ठीक है, दौड़ का मैदान भी हम इसको बोल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखो, पहले हम क्या समझते थे करिकुलम शब्द से? मतलब इसका संकुचित अर्थ क्या था? नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम, संकुचित अर्थ। संकुचित तथा परंपरागत अर्थ के अनुसार पाठ्यक्रम अध्ययन का कोर्स या कोर्स ऑफ स्टडी था। मीन्स कि सिर्फ बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान देना ही समझा जाता था कि हमारा करिकुलम का पार्ट क्या है? सिर्फ पुस्तक का ज्ञान देना, पढ़ा दो उन्हें जितना भी कोर्स है, सिलेबस कंप्लीट करा दो, बस। दूसरा, वाइडर मीनिंग ऑफ करिकुलम, वाइड मतलब व्यापक अर्थों में करिकुलम का शब्द होता है के अनुसार पाठ्यक्रम का तात्पर्य विद्यार्थी के लिए आयोजित उन सभी अनुभवों तथा क्रियाओं से है जो उनके तथा समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ठीक है, देखो क्या है करिकुलम। करिकुलम में अब शैक्षिक और सह शैक्षिक, सह शैक्षिक दोनों इंक्लूड है। स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक एक्टिविटी, और दूसरा है को स्कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, देखो स्कोलास्टिक एक्टिविटी वो होती है जो बैग से रिलेटेड होती है, बैग से रिलेटेड होती है, किताबों का ज्ञान देना, शैक्षिक स्टडीज करवाना, वो चीजें आ गई स्कोलास्टिक में। को स्कोलास्टिक में बैग के अलावा जो भी क्रियाएं स्कूल में कराई जाती हैं उसको को स्कोलास्टिक बोला जाता है। और आज के करिकुलम का उद्देश्य क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही आज का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब आते हैं कनिंगम की एक डेफिनेशन आती है कनिंगम की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आती है भाई ये वाली डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये डायरेक्ट कई बार ही आया है। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है कि शब्दों में पाठ्यक्रम कलाकार, कलाकार किसको बोला है? शिक्षक को, के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने पदार्थ, पदार्थ मीन शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने कलागृह में नियंत्रित कर सके। मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षा के हाथ में एक ऐसा साधन होता है शिक्षक के हाथ में कि वो अपने विद्यार्थी को जैसे चाहे वैसे मॉड्यूल कर सकता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, ओके।
चलो भाई देखते हैं करिकुलम। अब देखो दो वर्ड आते हैं भाई, एक बार इन दोनों में डिफरेंस देख लो। एक वर्ड आता है गोल, एक वर्ड आता है भाई ऑब्जेक्टिव्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखो गोल्स जो होते हैं ये तो क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म। इनको ये नॉन अचीवेबल होते हैं, नॉन अचीवेबल मतलब इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये अचीवेबल होते हैं, प्राप्य मींस प्राप्य। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो उद्देश्य डेली टीचर कक्षा में प्राप्त करता है, एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद प्राप्त करता है, वो कौन सा, वो क्या होता है, गोल होता है या उद्देश्य होता है? ठीक है, देखो कई बार होता क्या है, गोल्स को है ना जनरल ऑब्जेक्टिव, जिन ऑब्जेक्टिव्स को सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, ठीक है, ये होता है विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ये बोल दिया जाता है सामान्य और विशिष्ट। ठीक है, देखो जो उद्देश्य, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हम डेली करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद करते हैं, वो उद्देश्य होते हैं हमारे कौन से, विशिष्ट उद्देश्य। कौन से उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट, जो अचीव होते हैं, जिनको हम हर टॉपिक के बाद अचीव करते हैं, हर चैप्टर के बाद अचीव करते हैं, हर कक्षा में अचीव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो उद्देश्य होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि जो आज की क्लास में पढ़ा रही हूं, उस क्लास को पढ़ने के बाद जो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ वो कौन सा था, वो था भाई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पिछली स्लाइड को देख लेते हैं। गोल्स और एम्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस बताया इन्होंने, थोड़ा उल्टा सीधा हो गया। लक्ष्य व्यापक होते हैं, उद्देश्य संकुचित होते हैं। लक्ष्य अप्राप्य होते हैं, उद्देश्य प्राप्य होते हैं। लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं और उद्देश्य अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म होते हैं। ठीक है, ये डाउट क्लियर है भाई सभी का? गोल और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार डाउट क्वेश्चंस आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में क्या है। देखो एक वर्ड आता है पाठ्यक्रम, एक है पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? करिकुलम, देखो करिकुलम में है शैक्षिक और सह शैक्षिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाएं होती है। इट फोकस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बच्चे के सर्वांगीण विकास पर, सर्वांगीण विकास पर बल देता है। ठीक है, सिलेबस क्या होता है? सिलेबस इज द पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम फोकस ऑन नॉलेज बाय सब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ ज्ञान देना, पढ़ाई वाली चीजें हमारा सिलेबस होती हैं। और सिलेबस किसका पार्ट है भाई? करिकुलम का। करिकुलम में सिलेबस भी आता है और सिलेबस के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज आती हैं वो करिकुलम का ही पार्ट होती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सिलेबस इज द पार्ट ऑफ भाई करिकुलम। यह बात आप लोगों को क्लियर आ गई होगी समझ में। देखो गोल होते हैं लॉन्ग टर्म, जिनको हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करके बड़ा एक उद्देश्य प्राप्त करते हैं, गोल अचीव करते हैं। ठीक है, चलो ये क्लियर है भाई इन दोनों में। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम बनाने के आधार कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट साइकोलॉजिकल,
साइकोलॉजिकल बेस यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार होता है। बच्चों को पाठ्यक्रम के द्वारा हम मनोवैज्ञानिक विधियां भी यूज करेंगे। हिस्टोरिकल बेस यानी कि पाठ्यक्रम के द्वारा हमें बच्चों को अपनी हिस्ट्री का भी ज्ञान देना पड़ेगा। समाज शास्त्रीय आधार, बच्चों को समाज के बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस, बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। कल्चरल बेस यानी कि बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में भी बताना पड़ेगा। ठीक है। सांस्कृतिक आधार ये सेम ही है भाई। दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल बेस यानी कि बच्चों को गहन अध्ययन भी हमें देना पड़ेगा, डीप स्टडी। फिलोसफिकल में होता क्या है? डीप स्टडी, गहराई से अध्ययन। गहराई से अध्ययन कराया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो कौन कौन से बेस होते हैं भाई पाठ्यक्रम के। मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक। ये सभी क्या हैं भाई? हमारे करिकुलम के आधार। इन आधार को लेकर हम करिकुलम को बनाते हैं। ठीक है। हम किन किन आधारों को लेकर करिकुलम को बनाते हैं? आधार है मनोवैज्ञानिक, बच्चों को, मनोवैज्ञानिक का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों के अनुसार बनाना। हिस्टोरिकल यानी कि बच्चों को हिस्ट्री का ज्ञान देना। समाजशास्त्रीय, बच्चों को समाज के बारे में बताना, उनमें सोशलाइजेशन करना। वैज्ञानिक, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट करना। सांस्कृतिक यानी कि अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताना भी हमारे करिकुलम का एक पार्ट है। दार्शनिक, बच्चों को गहन अध्ययन कराने पर भी बल देना चाहिए। ओके, ये सब चीजें देखो भाई आपको रटनी पड़ेंगी। आधार कौन कौन से हैं? सह शिक्षा का मतलब है, देखो शिक्षा, देखो दो पार्ट होते हैं करिकुलम में। शैक्षिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ किताबी ज्ञान होता है। सह शैक्षिक का मतलब है किताबी ज्ञान के अलावा बच्चों को जितना भी ज्ञान दिया जाता है, खेल कूद, नाचना गाना, कोई भी कंपटीशन कराना, मेहंदी कंपटीशन करा दिया, कोई भी एक्टिविटी कराना, स्पोर्ट्स कराना, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, कुछ भी कराया, वो क्या हो गया? सह शैक्षिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के मूल तत्व कौन कौन से हैं? देखो पाठ्यक्रम जो हम बनाते हैं उसके 4 तत्व होते हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? 4। फर्स्ट है भाई शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्य। दूसरा है विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट। तीसरा है भाई आपका शैक्षिक अधिगम, क्रियाएं। फिर है मूल्यांकन पद्धति, मूल्यांकन पद्धतियां। ठीक है, देखो होता क्या है इसमें, करिकुलम में हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो उद्देश्य, हमारे करिकुलम का एक उद्देश्य होता है जो हमें अचीव करना है। ठीक है, उद्देश्य के बाद जिस विषय वस्तु से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, क्या क्या बच्चों को हमें पढ़ाना है, वो विषय वस्तु होगा हमारा। सिलेबस जो पार्ट होगा वो क्या बोला जाता है? हमारा कंटेंट। ठीक है, उसके बाद आता है शैक्षिक अधिगम क्रियाएं।
टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को करानी है जिससे हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। इनको प्राप्त कराने के लिए कई बार बहुत सारे कंपटीशन हम स्कूल में कराते हैं, उन्हीं को बोला जाता है शैक्षिक अधिगम क्रियाएं। ठीक है, और मूल्यांकन पद्धति यानी कि एक अध्यापक को अपक्षपात होना चाहिए, कभी भी बच्चों के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए, और हमेशा बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो फॉर्मेटिव होना चाहिए। हमने पढ़ा था फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव, किस प्रकार का मूल्यांकन होना चाहिए, कौन सी पद्धति थे, CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, बता दूंगी अभी। ठीक है, चलो भाई देख लो कौन कौन से हैं। एक तो शैक्षिक उद्देश्य, विषय वस्तु, शैक्षिक अधिगम क्रियाएं, मूल्यांकन पद्धति, इन 4 बातों का ध्यान रखा जाता है जब हम करिकुलम बनाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, प्रोसेस देखते हैं भाई। फर्स्ट क्या है, प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप देखो क्या है, आवश्यकताओं का निर्धारण करना, नीड डिटर्मिनेशन। जब हम करिकुलम बनाते हैं पहले नीड देखते हैं हमारी क्या है, किसकी, बच्चे की, समाज की और देश की नीड के अनुसार हम करिकुलम डिजाइन करेंगे। पहले तो हम देखेंगे आवश्यकता क्या है, बच्चे की, समाज की और देश की। ठीक है, पहले नीड को एनालाइज करेंगे। उद्देश्यों का चयन, सिलेक्शन ऑफ एम, जो उद्देश्य हम सेलेक्ट करेंगे, जो हम उद्देश्य सेलेक्ट करते हैं वो नीड के बाद करेंगे। पहले नीड एनालाइज करेंगे, उसके बाद नीड के अकॉर्डिंग हम क्या डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तीसरा, अधिगम अनुभवों का चयन, उद्देश्यों के हिसाब से अधिगम अनुभवों का चयन किया जाता है। अधिगम अनुभवों का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें पूरे साल में करानी है, या कौन कौन से हमें अनुभव बच्चों को देने हैं, या कौन कौन सा हमें बच्चों से क्रियाएं करानी है, जैसे डांस कंपटीशन, कोई भी मेहंदी कंपटीशन, स्पोर्ट्स गेम्स कंपटीशन हो गया। इससे क्या हो जाता है, बच्चे बहुत सारी चीजों में उभर के सामने आते हैं, बच्चों में जो टैलेंट होता है वो बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो बच्चे का विकास होगा, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, तो शैक्षिक क्रियाएं से हम क्या अचीव करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव। चौथा स्टेप देखते हैं, पाठ्य वस्तु का चयन यानी कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। क्या सिलेबस हमें बनाना है जिससे हम अपने करिकुलम के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, जैसे कि वांछित अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए उपयुक्त पाठ्य वस्तु का चयन। देखो जब हम सिलेबस होता है, सिलेबस में बहुत सारी एक्टिविटीज डाल देते हैं ताकि हम अपने अधिगम, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 5, अधिगम अनुभवों व पाठ्यक्रम का संगठन व समन्वय। अधिगम, जो हमने अधिगम अनुभव डिसाइड किए थे और हमने जो कंटेंट डिसाइड किया था, अब उन दोनों को एक साथ ऑर्गेनाइज करना है, सही तरीके से संगठन करना उन दोनों को, ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। लास्ट, इवैल्यूएशन, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम की प्रभावशालीता का मूल्यांकन किया जाता है। लास्ट में हम ये मूल्यांकन करते हैं कि क्या मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था क्या हम वो अचीव कर पाए हैं। ठीक है, कर पाए हैं, नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, और कर पाए हैं या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे मूल्यांकन में, कि जो हम ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया था अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाने से पहले, ठीक है, वो क्या हम अचीव कर पाए या नहीं। ठीक है, अब चलो 2-3 कमेंट्स ले लेती हूँ भाई, पूछो कहाँ क्या डाउट आ रहा है। बिल्कुल सही बोला सोनिया आपने कि इवैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं। ठीक है, गोल वाली CCE का मतलब है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखो CCE का मतलब पूछा है भाई किसी ने, ये लिख लो,
कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ये हम पढ़ चुके हैं, कल मैंने लिखवा दिया था। वैसे इसका मतलब है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। ये किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया। देखो गोल होते हैं बड़ा ऑब्जेक्टिव, जब बड़े ऑब्जेक्टिव को लेने के लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स के से हम क्या करते हैं, अपने बड़े ऑब्जेक्टिव को प्राप्त। हाँ भाई देखो ये बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एच टेट के फॉर्म निकले पड़े हैं। एच टेट की डेट बता देती हूँ मैं आप लोगों को, 10 नवंबर से एच टेट के फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। शायद 20 या 22 कोई लास्ट डेट है, वो आप कर लेना, ठीक है। चलो भाई अब सबके कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं, कोई ऐसा मुझे यूजफुल लग नहीं रहा है कि जिसका मैं जवाब दूं, ठीक है। स्टेप देख लो भाई, एक बार स्टेप्स देख लो दोबारा से। फर्स्ट है नीड डिटर्मिनेशन, सेकंड है सिलेक्शन ऑफ एम, थर्ड है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग मटेरियल, फोर्थ देख लो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कंटेंट, एंड लास्ट वन इज इवेल्युएशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है, नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल, हमें स्कूल में क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमें क्यों जरूरत पड़ती है अपने करिकुलम की। फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन, ताकि हम अपने शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, ठीक है। हम उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए क्या डिजाइन करते हैं, करिकुलम। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षण प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम जो ऑब्जेक्ट एजुकेशन प्रोसेस है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसके द्वारा, करिकुलम के द्वारा, ओके। करिकुलम के द्वारा हम अपने एजुकेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। चलो थर्ड देखते हैं समय एवं शक्ति का समुचित उपयोग। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने टाइम और बच्चे की टाइम और बच्चे की एनर्जी का सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, हम पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, बच्चे का चरित्र निर्माण भी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बच्चे की पर्सनैलिटी का भी विकास होता है, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं। देखो मुझे थोड़ा सा जल्दी, ये टॉपिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, नीड ये मैंने वैसे पढ़ा दिया, पर आप बाद में रिपीटिशन में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा वो मैं बताऊंगी, पहले ये पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। जो हम करिकुलम लेंगे वो शिक्षा कैसी होगी, बाल केंद्रित, बच्चों के अनुसार। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, सभी विषय अधिगम अनुभव बालक के लिए उपयोगी होंगे, मतलब जो भी हम अनुभव बच्चे को देंगे वो बच्चे को कैसे, बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएटिविटी का विकास होगा। वैरायटी मीन्स बहुत सारी वैरायटी हमें करिकुलम में रखनी पड़ती है ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का विकास, समन्वय का सिद्धांत, यानी कि करिकुलम के द्वारा टीचर बच्चे के अनुभव से जोड़ जोड़कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन, लचीलेपन का सिद्धांत। देखो क्या होता है, हमारा करिकुलम फिक्स नहीं होना चाहिए, बच्चे की जरूरत के हिसाब से हमें उसमें चेंज भी करना
चाहिए। आज के टाइम के हिसाब से रखो, आगे कुछ और जरूरत आई, चेंजेस हो गए, तो हमें अपने करिकुलम को भी चेंज करना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, हम तो भाई यही रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक तो कोऑर्डिनेशन का मतलब यहां ये भी आता है कि हर सब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट करके पढ़ाओ। ठीक है। और बच्चे के अनुभव से जोड़ जोड़ कर पढ़ाओ। ठीक है। चलो भाई, जसप्रीत आपका लेट कमेंट नहीं दिख रहा है मुझे, जसप्रीत आपका कमेंट नहीं दिख रहा है। पूछो क्या कमेंट को क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। नहीं भाई, एच टेट सब दे सकते हैं। हाँ देखो, दे तो सभी सकते हो, देने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हर स्टेट में ना क्या होता है, स्टेट में पहले प्रेफरेंस अपने स्टेट वालों को दी जाती है, 15% अदर स्टेट वाले लोगों को मिलती है छूट। ठीक है। तो एच टेट की डेट बता देती हूं। एच टेट निकला हुआ है, हरियाणा के लिए है, कोई भी दे सकता है। 10 नवंबर से स्टार्ट होकर 9 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है, सभी भर सकते हैं। ओके। और हरियाणा में भी वैकेंसीज आने वाली हैं। ओके। एग्जाम आपका जनवरी में होगा। कब होगा भाई? जनवरी में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ करिकुलम, क्वेश्चन यहां से आता है, क्वेश्चन यहां से आता है। देखो क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। देखो इस वाले करिकुलम में क्या होता था, बस विषय का ज्ञान देना बच्चों को, समझ में आए या ना आए, सिर्फ ज्ञान देने से मतलब है, हमें कोर्स कंप्लीट कराने से मतलब है। समझ में आए या ना आए, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, टीचर सेंटर्ड करिकुलम, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। टीचर सेंटर्ड करिकुलम वो करिकुलम होता है जिसमें अध्यापक तो एक्टिव होगा, स्टूडेंट पैसिव होता है। ठीक है। जैसे लेक्चर मेथड से पढ़ाए, टीचर अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिसाइड करे, अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ाए, अपने अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज डिसाइड करे, तो वो कौन सा करिकुलम हुआ? टीचर सेंटर। ठीक है। देखो नवल, आपने पूछा है एमपीटेट भरने बारे में बताइए, सीटेट में एमपीटेट क्लियर हो जाएगा। हाँ, सीटेट की तैयारी करोगे आप, एमपीटेट भी ऑटोमेटिकली आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बाल या शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब है वो पाठ्यक्रम जिसमें टीचर भी एक्टिव होगा और बच्चा भी एक्टिव होगा, दोनों का पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है। बच्चे भी टीचर से क्वेश्चंस पूछेंगे और मैडम टीचर भी बच्चों को जवाब देगा, टू वे कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। रवीना पूछ रही है मैम एचटेट का भी बैच आएगा कैरियर विल पर? आई थिंक सो, आना चाहिए। ठीक है, आना भी चाहिए क्योंकि एचटेट भी आ गया है। सिलेबस सेम नहीं होता है, थोड़ा सा लेवल टफ हाई आता है एचटेट का, एचटेट का लेवल अच्छा लेवल आता है। ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। फोर्थ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट करिकुलम है, सबसे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, इसको बोला जाता है प्रोजेक्ट करिकुलम। क्या बोला जाता है? या एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। इसका प्रयोग 1920 से शुरू हुआ, जॉन ड्यूवी ने दिया एक्टिविटी प्रोग्राम 1997 में, प्रयोग 1920 में हुआ, कंसेप्ट कब दिया था? 1897 में। लेबोरेटरी जो जॉन ड्यूवी है
वो कहाँ के प्रोफेसर थे? शिकागो यूनिवर्सिटी के। ये कहते हैं एक्टिविटी इज द, ये क्या लिखा है, एक्टिविटी इज द, बच्चे में जो एक्टिविटी होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। तो हमें बच्चों को एक्टिविटी से समझाना चाहिए, एक्टिविटीज कराओ बच्चों से, करवा करवा कर उनसे अनुभव दो, तो बच्चों की लर्निंग बेटर मानी जाएगी। ऐसे उन्हें ज्ञान मत दो, उनको एक्टिविटीज दो और उन्हीं से करवाओ, तो वो बेटर सीखेंगे। जैसे कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, बच्चे कंप्लीट करेंगे, तो प्रोजेक्ट मेथड से ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ओके, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था बताओ भाई? प्रोजेक्ट मेथड दिया था किलपैट्रिक ने। सही बताया भाई, किसी ने बताया अभी? किलपैट्रिक ने। ये क्वेश्चन काफी बार आया है। मोस्ट कम ही पूछ रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, क्या सीटेट इस कोर्स में मेरा हेल्प हो जाएगा? मैम प्लीज बोल दो। हाँ भाई, सीटेट के लिए हेल्प हो जाएगा, सीटेट से आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है। सीटेट से काफी हेल्प होगी आपके वेस्ट बंगाल वाले एग्जाम में। ओके, चलो नेक्स्ट। अनुभव प्रदान करने पर बल दिया जाता है। एक होता है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेटेड करिकुलम, एकीकृत पाठ्यक्रम। हमारा एनसीएफ 2005 इसी पाठ्यक्रम की करी थी या सिफारिश करी थी। इसमें देखो क्या है, इट इज ऑल अबाउट मार्केट मेकिंग है भाई, मेकिंग कनेक्शन। यह सह संबंध बनाने के बारे में है। संबंध का मतलब है रियल लाइफ। देखो कि बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा उसके रियल लाइफ से जोड़ जोड़ कर पढ़ाओ, ताकि बच्चे का कंसेप्ट इजी लगे और इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसके देखो दूसरे नाम है ब्रेकिंग बैरियर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, करिकुलम अक्रॉस द सब्जेक्ट, कोरिलेशन करिकुलम, या इट प्रोवाइड कनेक्शन अमंग वेरियस करिकुलम डिसिप्लिन, ब्रॉड फील्ड करिकुलम। हर विषय से संबंधित होता है। इसका मतलब क्या है? इट प्रोवाइड लर्नर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई स्किल दे हैव लर्न। देखो, एक टीचर को पढ़ाते समय एक सब्जेक्ट को हर सब्जेक्ट से जोड़ जोड़ कर पढ़ाना चाहिए। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम आया, टीचर बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताना चाहता है, तो क्या करेगा? देखो, डांस वाला टीचर कोई डांस तैयार करा देगा, सॉन्ग वाला टीचर कोई स्वतंत्रता संग्राम का सॉन्ग तैयार करा देगा, ड्राइंग वाला टीचर कोई झंडा बनवा देगा, ठीक है, और हिंदी वाला टीचर कोई कविता याद करा देगा, और भाई हिस्ट्री वाले टीचर हिस्ट्री के बारे में बता देंगे। तो मतलब हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इंटीग्रेशन का मतलब एक ये भी होता है कि बच्चे के अनुभव से जोड़ जोड़कर हमें बच्चों को ज्ञान देना चाहिए। इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं और बच्चों को लर्निंग इजी लगती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विषय के, जैसे एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कोर करिकुलम, बेसिक करिकुलम भी बोला जाता है, आधारभूत। ये करिकुलम कौन सा है? इसको किसने दिया है भाई? अमेरिका ने, ठीक है। देखो, करिकुलम गवर्नमेंट नहीं बनाती, हमारे देश का करिकुलम एनसीईआरटी बनाती है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ये बात। हमारे देश का करिकुलम कौन बनाता है? एनसीईआरटी, ठीक है। चलो देखो, इन दिस करिकुलम सम सब्जेक्ट्स आर कंपल्सरी एंड सम सब्जेक्ट आर ऑप्शनल। कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैंडेटरी टू स्टडी बाय एवरी चाइल्ड। देखो क्या होता है, हमारे देश में जो करिकुलम है 10वीं तक सबको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने कंपलसरी है, पर 10th के बाद क्या हो जाता है? ऑप्शनल। हम कोई साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, कोई मेडिकल में, कोई नॉन मेडिकल में, कोई आर्ट्स में, कोई कॉमर्स में। तो 10वीं तक का जो हमारा करिकुलम है सबके लिए सेम है और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उस करिकुलम का नाम क्या है? कोर करिकुलम। और इसको किसने दिया है? अमेरिका ने।
ठीक है, हाँ भाई, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट, हिडन करिकुलम, प्रच्छन्न, अलिखित, गुप्त, छिपा हुआ या इम्प्लिसिट करिकुलम, अनस्पोकन, अनरिटन, अनऑफिशियल, ये इसके अदर नेम है, दूसरे नाम है। ठीक है, इस पाठ्यक्रम में बालक विद्यालय के वातावरण में अपने अध्यापकों तथा सहपाठियों के व्यवहार, मूल्य तथा को करिकुलम एक्टिविटी से बहुत सारे सांस्कृतिक, चारित्रिक, भावात्मक मूल्य ग्रहण करता है। ये पढ़ाया नहीं जाता, ये व्यवहार से होता है। देखो, कई चीजें हमारे करिकुलम में लिखी नहीं होती, पर वहां के वातावरण से बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है। जैसे टीचर के व्यवहार से बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अपने टीचर के व्यवहार से सीखता है। और किसके व्यवहार से सीखता है भाई? टीचर के व्यवहार से तो सीखता है, अपने सहपाठियों से, वहां के एनवायरनमेंट से, बहुत सारी चीजें जो बच्चा सीखता है उसको बोला जाता है हिडन करिकुलम। ठीक है, वर्टिकल करिकुलम, लंबवत, कंसेप्ट ऑफ इसमें क्या होता है? सीक्वेंस और कंटिन्यूटी होती है। देखो, हमें क्या होता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इस पाठ्यचर्या में विषय को सरल से कठिन क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इस करिकुलम में इजी टू हार्ड पढ़ाया जाता है। पूर्ववर्ती पाठ बालक द्वारा सीखी गई बातें अनुवर्ती पाठ के लिए पूर्व ज्ञान बन जाती है। देखो क्या होता है, हमें कुछ विषयों का ज्ञान हर क्लास में दे दो थोड़ा थोड़ा। पहली क्लास में फूड का ज्ञान थोड़ा सा दे दिया, फिर तीसरी क्लास में फिर से फूड, भोजन का कंसेप्ट डाल दिया, फिर पांचवी में डाल दिया भोजन का। ठीक है, देखो पहले इजी था, फिर डिफिकल्ट होता चला गया उनके लेवल के अनुसार। तो पूर्व पाठ नए पाठ के लिए क्या बन गया? प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। ये वाली क्लास इस वाली क्लास के लिए पूर्व ज्ञान बन गई। ठीक है, इसको स्पाइरल करिकुलम भी बोला जाता है। कौन सा? स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल, स्पाइरल, चक्रीय करिकुलम, यानी कि विषय, कुछ कंसेप्ट हम सीक्वेंस में, कुछ कुछ क्लासों में, कुछ कुछ पाठों में थोड़ा सा डाल देते हैं, ताकि बच्चे का इससे रिवीजन होता है, बच्चे को पूर्व ज्ञान मिल जाता है, बच्चे को ज्ञान बोझ नहीं लगता, इजी लगता है, क्योंकि उसको उस पाठ का थोड़ा सा पूर्व ज्ञान होता है। एक टॉपिक को अलग अलग कक्षा में पढ़ा दो, उनके डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग डाल दो। ठीक है, लंबवत करिकुलम। हाँ भाई, पूछो। देखो, कई बार देखो, पहली क्लास दूसरी क्लास के लिए पूर्व अनुभव प्रदान करेगी, दूसरी तीसरी के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो करिकुलम है, कई बार कुछ कंसेप्ट्स को हम ऐसे पढ़ाते हैं, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। ठीक है, हर क्लास में थोड़ा थोड़ा डालने से क्या होता है, बच्चे को पूर्व ज्ञान मिल जाता है, उनको ज्ञान बोझ नहीं लगता, उनका रिवीजन होता रहता है, उनको याद रहती हैं चीजें, तो ये अच्छा है। और इसमें सीक्वेंस और कंटिन्यूटी का जरूर ध्यान रखता है। इजी टू हार्ड रखा जाता है सीक्वेंस में। भाई टाइम खत्म हो जाएगा, वरना कंसेप्ट छूट जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज चलना पड़ता है। मैं चाहूं तो इस टॉपिक को चाहे 2-3 घंटे में कराऊं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लिखना है, आप तो लिख बाद में भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हॉरिजॉन्टल करिकुलम, पैरेलल होता है। देखो, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, इसमें क्या होता है, एक टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ाना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम रहेगा पर अलग अलग उससे पढ़ाना। जैसे कि हम स्टैट्स का टॉपिक पढ़ेंगे, एग्जांपल देख लो, मैथ की 11th क्लास में साइंस और मैथ से वाले स्टूडेंट को तो हम स्टैट्स कैसे पढ़ा देंगे? मैथ सब्जेक्ट से। आर्ट वाले बच्चे को स्टैट्स कैसे पढ़ाएंगे? इको सब्जेक्ट से। ठीक है, तो कंसेप्ट एक ही होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होगा। उस करिकुलम को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल करिकुलम। नेक्स्ट, स्पाइरल करिकुलम, भाई वही वाला करिकुलम होता है, कौन सा? वर्टिकल। ठीक है, अब देखो एक बात मैं बता देती हूं, एक होता है यूनिटरी अप्रोच, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, यूनिटरी अप्रोच यानी कि इकाई विधि।
इकाई विधि, इसको दिया था मोरिसन ने, मोरिसन ने दिया था इस वाली विधि को। ये गेस्टोल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। गेस्टोल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है समग्रता, समग्रता, संपूर्णता, यानी कि एक कंसेप्ट का ज्ञान एक ही बारी में दो पूरा, एक कंसेप्ट का ज्ञान एक ही बारी में पूरा बच्चे को दे दो, किस्तों में नहीं देना चाहिए। देखो ये वही मोरिसन है जिसने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग दिया था। टीचिंग के 3 लेवल हैं। पहला लेवल है मेमोरी लेवल, वो किसने दिया है भाई? हर्बर्ट ने 5 स्टेप्स बताए थे लेसन प्लान के। दूसरा था अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें वो दिया था मोरिसन ने, उसी मोरिसन ने ये वाली विधि दी है, ठीक है। तीसरा है तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, वो किसने दिया था? हंट ने। ये नाम जरूर आते हैं भाई, ठीक है। हाँ भाई चलो, गेस्टोल्ट का मतलब होता है कि पूरा ज्ञान एक साथ दो, किस्तों में बच्चों को ज्ञान मत दो, वरना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने ऐसा बोला था। हाँ भाई ये सब आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा आप लोगों को कितना समझ में आया। क्लास भाई टाइम हो गया है क्लास का, थोड़ा सा स्पीड इसलिए मैंने बढ़ाई क्योंकि अगर ये मैं चाहती तो छोड़ भी सकती थी, ये कंसेप्ट रह जाता। आप लोगों को थोड़ी ना पता चलता कुछ रह रखा है। मैं सोच रही हूँ जितना है एक बार क्लास में जरूर डिस्कस होना चाहिए, चाहे थोड़ा फास्ट हो जाए, ठीक है। कोर करिकुलम का मतलब होता है वो करिकुलम जिसमें कुछ सब्जेक्ट सबको पढ़ने जरूरी होते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं होता। क्वेश्चन जरूर कराऊंगी, पहले कुछ टॉपिक्स और रह रखे 2 से 3, वो करने के बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे 3 बजे वाली क्लास में। मैथ्स पेडागोजी की क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।